हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनार चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हिस्ट्री मेंटोर यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, भारत का इतिहास। ठीक है ना। और भारत के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे, फिर प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री हमारे साथ साथ चल ही रही है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जहां जहाँ पे देखो, ये पूरा सिलेबस जो पूरा कोर्स करवाएंगे वो हम फर्स्ट ग्रेड इतिहास को लेकर है। ठीक है। और जहां जहां पर इतिहास पूछा जा रहा है ना, उन सब एग्जाम के लिए जरूरी है ये क्लास काम की रहेगी। ठीक है ना। तो मैं बिना ज्यादा समय गंवाए सीधा क्लास पे आता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकाल। सबसे पहले हम करेंगे मध्यकाल। ये हमारा रोड मैप रहेगा, मध्यकाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक और बाद में पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत। ठीक है ना। प्राचीन भारत हम बाद में लेंगे और फिर पढ़ेंगे हम विश्व इतिहास। विश्व इतिहास इस प्रकार से हमारा ये रोड में रहेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, तो आप इस क्लास से बिल्कुल जुड़ सकते हो। हम फर्स्ट ग्रेड इतिहास और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इतिहास पूछा जा रहा है ना, आरपीएससी का, वो सारा यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इतिहास है, आरपीएससी पूछे, भारत का इतिहास है, आरपीएससी पूछे, चाहे हरियाणा का बोर्ड पूछे या कहीं का भी बोर्ड पूछे, इतिहास सेम रहता है। तो आप किसी भी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हो, तो पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, पीजीटी, तो उस सब के लिए एक क्लास समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम मध्यकाल में जो शुरुआत होती है वो होती है दिल्ली सल्तनत से। कहाँ से होती है? दिल्ली सल्तनत से, है ना। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? दिल्ली सल्तनत। देखो एक चीज और, मैं साथ साथ लिखता भी चलूंगा। आप चाहो तो पेन कॉपी लेके लिख भी सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहो तो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और वहां आपको इस क्लास की पूरी पीपीटी मिल जाएगी। आप उससे नोट्स भी, मतलब उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो और वहां पे भी याद कर सकते हो। मैं एकदम इसको व्यवस्थित ढंग से लिखता चलूंगा, है ना। तो आपको इधर उधर ऐसे लिखने की ज्यादा अगर नहीं हो रहा है आपसे लिखना, तो आप वो पीपीटी निकलवा सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो तो आपको लिखना चाहिए। लिखने से वो चीजें आसानी से याद हो जाती है ना। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से लिख सकते हो। और अगर नहीं लिख सकते तो उसके लिए वो सेकंड ऑप्शन है कि वो पीपीटी निकलवा लें। देखो दिल्ली सल्तनत में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली। दिल्ली का थोड़ा परिचय देखेंगे ना। देखो दिल्ली के प्राचीन नाम क्या क्या थे? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, देखो दिल्ली को कहा जाता था योगिनीपुर। प्राचीन नाम क्या क्या है? योगिनीपुर। दिल्ली को कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को कहा जाता था ढिल्लिका। ढिल्लिका क्या कहा जाता था? ढिल्लिका। और दिल्ली को कहा जाता था बगदाद द्वितीय। बगदाद द्वितीय, ये दिल्ली के उपनाम है। प्राचीन नाम बोलो, प्राचीन नाम तो इसका था इंद्रप्रस्थ और ढिल्लिका, है ना। इसको योगिनीपुर, बगदाद द्वितीय, और इसे कुवत उल इस्लाम भी कहा जाता है। कुवत उल इस्लाम, ये दिल्ली के क्या है? उपनाम है। इस्लाम, है ना। दिल्ली के क्या है? उपनाम है। ठीक है ना। अब देखो इसका प्राचीन नाम तो ये ध्यान रखना, इंद्रप्रस्थ और दिल्ली का। बाकी योगिनीपुर, बगदाद द्वितीय, कोतल इस्लाम, इसको भी दिल्ली को ही कहा जाता है, जो इसके क्या है? उपनाम है। अब देखो एक एक टाइम था 1051 ईस्वी का, 1051 ईस्वी में, और दिल्ली पर था तोमर वंशों का शासन। दिल्ली पे किसका शासन था? तोमर वंशों का शासन था। और तोमर वंश का एक व्यक्ति था, एक शासक था, जिसका नाम था अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल तोमर ने 1051 ईस्वी में दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे हम बोलते हैं लाल कोट का किला। कौन सा किला मानते हैं?
लालकोट का किला। इसी लालकोट के किले को दिल्ली का प्रारंभिक नगर माना जाता है, प्रारंभिक या प्राचीन नगर माना जाता है। दिल्ली में टोटल 7 नगरों की स्थापना हुई है, जिसमें प्रारंभिक नगर लालकोट था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर द्वारा स्थापना करने के कारण अनंगपाल तोमर को दिल्ली के प्रारंभिक विकास का संस्थापक माना जाता है ना। 1051 ईस्वी में कौन था तोमर वंश का शासक? तोमर वंशी शासक जिसका नाम क्या था? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। इस अनंगपाल तोमर ने क्या दिल्ली में किसका निर्माण करवाया था? लालकोट दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण। इसने क्या किया? दिल्ली में लालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। लालकोट दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो लालकोट दुर्ग है, ये दिल्ली का प्रारंभिक नगर है। क्या है? प्रारंभिक या प्राचीन नगर है। प्रारंभिक नगर है। कौन सा किला? लालकोट का किला। इस लालकोट दुर्ग को निर्माण करवाने के कारण अनंगपाल तोमर को क्या कहा जाता है? दिल्ली के प्रारंभिक विकास का संस्थापक। दिल्ली के प्रारंभिक विकास का क्या माना जाता है? प्रारंभिक विकास का संस्थापक माना जाता है। किसको? अनंगपाल तोमर को संस्थापक। ठीक है ना। बाद में चौहानों का शासनकाल आया। देखो 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है ना, उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। राजपूत तो हमारे राजस्थान में एक वंश हुआ था जिसे हम बोलते हैं चौहान वंश, और इस चौहान वंश का एक शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। इसको विग्रहराज भी कहते हैं और इसको बिसल देव भी कहते हैं। ये विग्रहराज चतुर्थ जो है वो दिल्ली के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, और दिल्ली चौहानों के अधीन हो जाती है। देखो दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अधिकार किए जाने की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, जो 1169 ईस्वी का है। और इसके बिजोलिया शिलालेख को लिखवाने वाला शासक था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? पिता था, है ना। आगे चलता हूं मैं। चौहान काल जब चौहान काल आया तो चौहानों का एक शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहा जाता है। बिसल देव अजमेर का चौहान शासक था। इस विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? दिल्ली के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तोमरों को हराकर तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इस बात की जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख से। जानकारी किससे मिलती है? इस घटनाक्रम की जानकारी किससे मिलती है? जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख, जो कब का है? यह है 1169 ईस्वी का। कब का है? 1169 ईस्वी का। और बिजोलिया शिलालेख किसके काल में लिखा गया था? तो आप ध्यान रखोगे सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया था, जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? पिता था, है ना। पृथ्वीराज चौहान का क्या था? पिता था। कौन? सोमेश्वर चौहान। ठीक है ना। अब देखो एक अभिलेख आता है जिसे हम बोलते हैं पालम बावली अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है? अभिलेख कौन सा है? अभिलेख है पालम
बाओली अभिलेख। हम अभी दिल्ली पढ़ रहे हैं ना, दिल्ली की स्थापना कैसे होती है वही पढ़ रहे हैं। पालम बाओली अभिलेख। और इस पालम बाओली अभिलेख में लिखा है कि दिल्ली की स्थापना जो करी थी ना, एक उदारा नामक व्यक्ति था, उसने क्या करी थी, दिल्ली की स्थापना करी थी। क्या लिखा है इसमें, लिखा है दिल्ली की स्थापना, दिल्ली की स्थापना उदारा नामक व्यक्ति ने करी थी। कौन सा व्यक्ति, उदारा नामक व्यक्ति ने, ठीक है ना। और इसमें इस पालम बाओली अभिलेख में शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी से लेकर के बलबन तक के सुल्तानों की सूची मिलती है, और उस सूची में इन शासकों को शक करके संबोधित किया गया है। और क्या लिखा है, गौरी से लेकर, गौरी से बलबन, बलबन तक दिल्ली सुल्तानों की क्या मिलती है, दिल्ली सुल्तानों की सूची मिलती है। सुल्तानों की क्या मिलती है, सुल्तानों की सूची मिलती है, सूची प्राप्त है इस अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, पालम बाओली अभिलेख में क्या मिलती है, यह सूची मिलती है। गौरी से लेकर बलबन तक के दिल्ली के सुल्तानों की क्या मिलती है, हमें एक लिस्ट मिलती है, और इन लिस्ट में इन शासकों को, इन सुल्तानों को शक कहकर संबोधित किया गया है। शक, मैं अलग पेज लिख देता हूं, शक, है ना, शक कहकर संबोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। कौन से अभिलेख में, इस पालम बाओली अभिलेख में। एक अभिलेख और आता है जिसे कहते हैं सरबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख, सरबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, सरबन अभिलेख। और सरबन अभिलेख में जो दिल्ली के सुल्तान है ना, उनको तुरुस्क कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है, दिल्ली के सुल्तानों को क्या कहा गया है, तुरुस्क, तुरुस्क, है ना, कहा गया है, कहा गया है। यहां तक क्लियर हुआ, है ना। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में दिल्ली पर तुर्कों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कौन सा युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। और ये तराइन का दूसरा युद्ध कब होता था, कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। कब हुआ, 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद दिल्ली पर क्या हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है, दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार। अब तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये तो सबको याद है ना। तो तुर्कों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, अधिकार। ये हमने दिल्ली का परिचय देखा था, एक बार दोबारा देखो। दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले दिल्ली का परिचय देखा। दिल्ली का प्राचीन नाम हमने देखे, या उपनाम बोल सकते हो इसको, उपनाम। क्या क्या है, योगिनीपुर, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का, उसके बाद बगदाद द्वितीय, और कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली को इन नामों से भी जाना जाता है। 1051 ईस्वी में तोमर वंशी शासक जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर ने यहाँ पर लालकोट दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस लालकोट दुर्ग को दिल्ली का प्रारंभिक या प्राचीन नगर माना जाता है। दिल्ली में लालकोट दुर्ग का निर्माण करवाने के कारण अनंगपाल तोमर को दिल्ली के प्रारंभिक विकास का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है।
उसके बाद हमने देखा चौहान काल, और चौहान काल में एक शासक हुआ जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। उस विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंशी शासकों को पराजित किया और दिल्ली पर चौहान सत्ता की क्या कर दी, स्थापना कर दी थी। और इस सारे घटनाक्रम की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है बिजोलिया शिलालेख, जो 1169 ईस्वी का है, और ये सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया था, जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, पिता था। उसके बाद हमने देखा पालम बावली अभिलेख, और पालम बावली अभिलेख में लिखा है कि दिल्ली की स्थापना एक उदारा नामक व्यक्ति था, उसने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। और इस पालम बावली अभिलेख में गौरी से लेकर के बलबन तक के शासकों की हमें सूची मिलती है, और उस सूची में इन सुल्तानों को शक कहकर संबोधित किया गया है। उसके बाद हमने देखा सरबन अभिलेख, और सरबन अभिलेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क कहा गया है। क्या कहा गया है, तुरुस्क कहा गया है। उसके बाद हमने देखा कि त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजित हो जाती है और दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्कों का अधिकार होने से पहले दिल्ली पर चौहानों का अधिकार था, और जैसे ही त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, उसी के साथ दिल्ली का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, और दिल्ली के ऊपर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब एक शब्द और हमने दिल्ली के साथ एक शब्द और लेते हैं, सल्तनत। अब देख लेते हैं सल्तनत का क्या मतलब होता है। दूसरा हमारा शब्द कौन सा है, दूसरा हमारा शब्द है सल्तनत। देखो इस्लाम धर्म का जो राजनीतिक और धार्मिक जो प्रदान होता है ना, उसे हम बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं, खलीफा। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे वहां खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, वो इसी को लेकर हुआ था, है ना। इस्लाम का जो धार्मिक और राजनीतिक प्रधान खलीफा होता था, उस खलीफा का जो साम्राज्य होता था ना, उस साम्राज्य को सल्तनत या खिलाफत कहा जाता था। साम्राज्य को क्या कहते थे, खलीफत या सल्तनत कहते थे। और उस सल्तनत का शासक क्या कहलाता था, सुल्तान कहलाता था। अब जितने भी शासक हुए ना, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाले सारे के सारे शासक है, वो के लगभग शासक, सारे नहीं कह सकते, लगभग शासकों ने इस सिंहासन पर बैठने से पहले खलीफा से क्या प्राप्त करी थी, मान्यता प्राप्त करी थी। और उस मान्यता के बदले सल्तनत के शासक उस खलीफा को एक टैक्स भेजते थे, जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक कर। क्या बोलते हैं, सांकेतिक कर भेजते थे। मतलब खलीफा उनको मान्यता देता था, और मान्यता के बदले वो खलीफा को क्या देते थे, टैक्स दिया करते थे। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इस्लाम में राजनीतिक व धार्मिक प्रधान खलीफा होता था। क्या होता था, खलीफा होता था। आप इसे बोल सकते हो इस्लाम का एक मतलब एक तरह का धर्मगुरु। खलीफा को क्या बोल सकते हो, इस्लाम में जो धर्मगुरु था, यानी सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था, उसे हम बोलते हैं खलीफा। जो राजनीतिक प्रधान भी होता था और साथ साथ धार्मिक प्रधान भी हुआ करता था, खलीफा होता था। खलीफा का साम्राज्य खलीफत या सल्तनत कहलाता था। सल्तनत कहलाता था सल्तनत का शासक क्या कहलाता था, यह सुल्तान कहलाता था। ठीक है ना। यानी इस्लाम का जो धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था उसे हम खलीफा कहते हैं, और खलीफा का जो साम्राज्य होता है उसे हम कहते हैं खलीफत या सल्तनत, और सल्तनत का जो शासक होता था उसे हम बोलते हैं सुल्तान। देखो 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत है, इस वजह से यहाँ सारे के सारे शासक क्या कहलाएंगे, सुल्तान कहलाएंगे। और जैसे मुगल वंश की जैसे स्थापना होगी ना, तो वहाँ वो शासक कहलाएंगे बादशाह।
क्योंकि ये शासक सुल्तान से खलीफा से मान्यता प्राप्त करते थे और खलीफा का साम्राज्य सल्तनत कहलाता था, इस वजह से इनको सुल्तान कहा गया। लेकिन जब मुगल वंश आएगा वो ऐसी कोई मतलब मान्यता प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने आप में सर्वे सर्वा थे। मुगल वंश के जितने भी शासक हुए वो अपने आप में क्या होते थे, सर्वे सर्वा होते थे, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं होती थी, इसलिए वो बादशाह कहलाए। लेकिन इन जो सल्तनत के जो शासक हुए हैं ना, 1206 से लेकर के 1526 तक जो शासक हुए ना, इनके ऊपर धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था खलीफा। और ये लोग खलीफा से क्या प्राप्त करते थे, मान्यता प्राप्त करते थे। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। ठीक है ना, सुल्तान कहलाता था। सुल्तान सुल्तान सिंहासन पर बैठने से पहले, सिंहासन पर बैठने से पहले, बैठने से पूर्व खलीफा से मान्यता प्राप्त करता, खलीफा से मान्यता प्राप्त करता था, मान्यता प्राप्त करता था जिसके बदले सुल्तान खलीफा को सांकेतिक कर भेजता था। यहां तक क्लियर हुआ। 1206 से लेकर के 1526 तक लगभग शासकों ने, अधिकांश शासकों ने क्या करी है, खलीफा से मान्यता प्राप्त करी है। 1206 से 1526 तक, 1526 तक अधिकांश शासकों ने, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, देखो हमने यहाँ अधिकांश क्यों लिखा है, जब हम राजवंश पढ़ेंगे ना, सल्तनत के जो 5 राजवंश उनमें पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि एक दो शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने खलीफा से कोई मान्यता प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो इसलिए हम सभी शासक नहीं लिख सकते। अधिकांश शासकों ने क्या करी थी, खलीफा से मान्यता प्राप्त करी थी, एक दो शासकों को छोड़ देता हूँ। एक दो शासक ऐसे थे जिन्होंने खुद को क्या कर दिया था, खलीफा घोषित कर दिया था। सल्तनत का अर्थ समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब पूरा नाम है इसका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही थी? दिल्ली सल्तनत रही थी, ये रही थी 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक क्या रही थी, दिल्ली सल्तनत रही थी। अब देखो हमने पढ़ा कि 1192 ईस्वी में, कब? 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद हबीब। इतिहासकार का नाम क्या है? मोहम्मद हबीब। और मोहम्मद हबीब ने लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली सल्तनत का जन्म होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत ने क्या ली? अंतिम सांस ली थी। तराइन के द्वितीय युद्ध, दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है? दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार। किनका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का अधिकार। यह मैं अभी पढ़ लिया हमने, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इतिहासकार का नाम क्या है? मोहम्मद हबीब। इतिहासकार
कार मोहम्मद मोहम्मद हबीब। और इन्होंने क्या लिखा है कि सॉरी आपके तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने तराइन के प्रथम युद्ध में जन्म लिया। प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? सॉरी, द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध नहीं, द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी को। द्वितीय युद्ध में जन्म लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम सांस ली। और पानीपत के प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम सांस ली। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है इतिहासकार हुए एक मोहम्मद हबीब। उन्होंने क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने तराइन के द्वितीय युद्ध में तो जन्म लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या ली? अंतिम सांस ली थी। एक इतिहासकार और हुए हैं जिनका नाम है डीडी कोसांबी। इतिहासकार का नाम क्या है? डीडी कोसांबी। इन्होंने क्या लिखा है? डीडी कोसांबी ने लिखा है कि जो राजधानी दिल्ली जो राजधानी थी ना, वो तंबू का केंद्र थी। किनका केंद्र थी? तंबू का केंद्र थी। जैसे शासक बदलता उसी रूप तंबू भी बदल जाते थे। राजधानी, सल्तनत की राजधानी, सल्तनत की राजधानी कौन रही है? दिल्ली। सल्तनत की राजधानी तंबू का केंद्र थी। शासक के बदलने पर तंबू भी बदल जाते थे। शासक के बदलने पर तंबू भी बदल जाते थे। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखते हैं इतिहासकार डीडी कोसांबी। एक बार पीछे तक वापस चलते हैं। क्या हमने पढ़ा है? हमने दिल्ली के प्राचीन नाम देख लिया। फिर हमने तोमरवंशी अनंगपाल तोमर के बारे में, इस लालकोट दुर्ग के बारे में देखा। कौन सा दुर्ग? लालकोट दुर्ग के बारे में देखा। उसके बाद हमने ये चौहान काल में विग्रहराज चतुर्थ जो है वो दिल्ली पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है ना। फिर हमने पालम बाहुली अभिलेख के बारे में पढ़ा। फिर सरबन अभिलेख देखा। फिर हमने सल्तनत का अर्थ देखा था। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत तराइन का दूसरा युद्ध होता है जो दिल्ली पर तुर्कों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और इतिहासकार हुए एक मोहम्मद हबीब। और मोहम्मद हबीब ने क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने तराइन के प्रथम युद्ध में तो जन्म लिया और अंतिम युद्ध में, पानीपत के अंतिम युद्ध में क्या ली? सॉरी, तराइन के दूसरे युद्ध में जन्म लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या ले ली? अंतिम सांस ली। यानी जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और डीडी गोस्वामी ने लिखा है कि राजधानी तंबू का केंद्र थी। जैसे शासक बदलता उसी प्रकार तंबू भी बदल जाया करते थे। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम, अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कैसे स्थापना होती है वो देखते हैं।
तो भारत में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है ना, उसे हम बोलते हैं राजपूत काल। किस नाम से जानते हैं? राजपूत काल के नाम से जानते हैं। लेकिन इन राजपूतों में एक तो एकता की कमी थी, साथ ही साथ दूरदर्शिता का भी क्या था? अभाव था। राजपूतों की बात करें तो वहाँ इस समय चालुक्य, परमार, चालुक्य, परमार, राष्ट्रकूट, आपके ये चौहान, ये सारे उस समय इनकी क्या होती थी? सत्ता हुआ करती थी। लेकिन इनमें आपसी सौहार्दपूर्ण या आपसी भाईचारे का क्या था? अभाव था। ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इस चीज का फायदा उठाया था शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। और जब शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में, तराइन के 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192 ईस्वी में, 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। लेकिन 1192 का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो निर्णायक युद्ध रहा। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के साथ ही दिल्ली पर क्या हो जाता है? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद पर मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को पराजित कर दिया। 1197 ईस्वी में चालुक्य की जो राजधानी थी अनिलवाड़ा, उसको लूट लिया। इस प्रकार करते करते 1205-6 तक लगभग जो भारत के जो शासक थे ना, जो राजपूत शासक थे ना, उनको गौरी ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। और भारत में तुर्की राजवंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। और 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। खोखरों का एक विद्रोह था, उस विद्रोह का वो दमन कर रहा था। और उस विद्रोह के दमन के दौरान जब वो वापस जा रहा था गजनी, और गजनी वापस जा रहा, गौर प्रदेश अपने क्षेत्र से वापस जा रहा था, उस समय नमाज पढ़ रहा था और एक खोखर सरदार आया और उस नमाज पढ़ते वक्त मोहम्मद गौरी की क्या कर देता है? वो हत्या कर देता है। और हत्या के बाद गौरी का जो साम्राज्य है वो 5 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें भारत का जो क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ये चीज अभी जो मैंने बोली है वो हम वापस यहाँ पर लिख देते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय भारत में किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से। राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। काल के नाम से क्या नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। और इस समय कौन कौन से थे? इस समय चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, आदि प्रमुख राजवंश थे। राजवंश थे। लेकिन इनमें एकता और दूरदर्शिता का क्या था? अभाव था। इनमें ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते थे? लड़ते रहते थे। इनमें राजपूत राजवंशों में एकता व दूरदर्शिता का क्या था? अभाव था। दूरदर्शिता का अभाव था। अभाव था, जिसका फायदा गौर प्रदेश का शासक जिसका नाम था शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसका फायदा गौर, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है ना। गजनवी गौरी ये कहां से थे? अफगानिस्तान से थे। गौर प्रदेश के शासक है शमसुद्दीन
शमसुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद गौरी, ये पूरा नाम था इसका, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उठाया। और तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, उठाया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी को, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, इसको दलपंगुल विश्व विजेता भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, पराजित कर दिया। अब गौरी का सामना करने वाला एकमात्र शक्तिशाली राजवंश था चौहान राजवंश, जो क्या हो जाता है, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से हार जाता है। अब बाकी गहड़वाल, ये कन्नौज, बंदायू, ये इतने बड़े राजवंश थे नहीं। आपका ये अनिलवाड़ा वाला चालुक्य, जो गुजरात वाले चालुक्य थे, ये इतने बड़े थे नहीं कि वो गौरी के क्या कर ले, सामना कर ले। चालुक्य शासक एक भीमराज नाम का हुआ था, उसने गौरी को हराया तो था 1178 ईस्वी में, लेकिन अब गौरी ताकतवर हो चुका था क्योंकि गौरी ने दिल्ली पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जब हमने पढ़ा था कि जब विग्रहराज चतुर्थ था, उसने चालुक्य सॉरी आपने तोमर वंश के शासकों को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो वो दिल्ली चौहानों के अधीन थी। और पृथ्वीराज चौहान के हारने के साथ ही दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, आपके तुर्कों का अधिकार हो जाता है, पराजित कर दिया। और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब दिल्ली पर इनका अधिकार होने के बाद 1192 ईस्वी में, ये 1192 में हुआ है तराइन का दूसरा युद्ध। अब 1192 ईस्वी में ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली को जीत लिया जाता है। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, जो गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल जो शासक था, कन्नौज का जो शासक था जयचंद गढ़वाल, उसको क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। दिल्ली जीतने के बाद 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर युद्ध। अब देखो, इनमें राजपूतों में एकता की कमी तो थी। अगर शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान इस जयचंद गढ़वाल से दुश्मनी मोल नहीं लेता, तो ये गौरी के विरुद्ध ये पृथ्वीराज चौहान की क्या कर देता, सहायता कर देता। और इसको भी पृथ्वीराज चौहान की क्या करनी चाहिए थी, सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन इसने सहायता नहीं करी। आपसी दोनों में दुश्मनी थी, इस वजह से दोनों ने एक दूसरे की सहायता नहीं करी, और परिणाम इनके सामने था, है ना। चंदावर का युद्ध होता है, इसमें कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित किया। जयचंद गढ़वाल है ना, गढ़वाल को पराजित किया, फिर 1197 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी थी अनिलवाड़ा। चालुक्य कहां पे थे, गुजरात में। चालुक्य राजधानी जिसका नाम क्या था, अनिलवाड़ा। चालुक्य राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा। इसको लूटा, चालुक्य की राजधानी थी जो कौन सी थी, अनिलवाड़ा, जो कहां पड़ती है, गुजरात में। इनको लूट लिया। 1194 में चंदावर का युद्ध, 1197 में चालुक्य राजधानी चंदावर को इन्होंने, अनिलवाड़ा को क्या हुआ, लूटा था। 1200 ईस्वी में बंदायू आपका अजमेर, कन्नौज और सिरोही, इनको जीत लिया।
सिरोही को जीता। 1202-3 में, 1202-3, इस गोरी का ही एक सेनापति और था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीत लिया। 1202-3 ईस्वी में सेनापति का नाम क्या है? बख्तियार बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया? इसने बंगाल और बिहार जीत लिया। बंगाल व बिहार को जीता। बिहार को जीता, ठीक है ना। 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में गोरी है वो वहां यहाँ से क्या चला वापस अपने क्षेत्र गौर प्रदेश चला जाता है और भारत का जो क्षेत्र है वो किसको सौंप देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। गोरी वापस जाता है और 1205 में ये वापस खोखर एक जनजाति है, इनके विद्रोह का दमन करने के लिए यहाँ पर आता है। और जब खोखरों के विद्रोह का दमन करके जा रहा होता है उस समय नमाज पढ़ते वक्त एक खोखर सरदार द्वारा गोरी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। 1205 1205-6। देखो 1205-6 में एक घटना और होती है। गोरी के जो क्षेत्र है मरवा और खुरासान, अंधखुद का एक युद्ध होता है और अंधखुद के एक युद्ध में गोरी से मरवा और खुरासान के प्रदेश वापस से छीन लिए जाते हैं। 1205 में, पहले लिख देता हूं ये, 1205 में एक युद्ध हुआ, अंधखुद का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? अंधखुद, अंधे खुद का युद्ध। और अंधखुद के युद्ध में क्या हुआ? गोरी से मरवे व खुरासान के प्रदेश पुनः छीन लिए गए। और इस प्रकार से गोरी क्या कर देता है? भारत में तुर्की राजवंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। देखो एक चीज थोड़ी सी बीच में मैंने बतानी रह गई, चलो वो तो हम कंटिन्यू आएंगे तभी देख लेंगे। वो 5 राजवंश के बारे में बताना था। सबसे पहले आपका तुगलक आपका आएगा, गुलाम वंश आएगा जिसे हम मामलुक वंश कहते हैं, मामलुक आएगा, उसके बाद खिलजी आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, फिर सैयद आएंगे और फिर लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली पर क्या किया था? शासन किया था। 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह का दमन करके गोरी जब पुनः अपने राजधानी जा रहा था तब नमाज के वक्त एक खोखर सरदार ने छुरा घोंपकर गोरी की क्या कर दी? छुरा घोंपकर गोरी की हत्या कर दी। गोरी की हत्या कर दी। इस प्रकार से गोरी की मृत्यु हो जाती है। और गोरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य वो कितने भागों में बांट दिया जाता है? क्योंकि गोरी का कोई पुत्र तो था नहीं, इस वजह से गोरी का जो साम्राज्य है वो 5 भागों में बांट दिया जाता है। गोरी की
मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण, कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसका साम्राज्य 5 भागों में विभाजित, 5 भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 5 भागों में उसके साम्राज्य क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। कौन कौन सा? पहला था मुल्तान, और मुल्तान गोरी का एक दास था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। मुल्तान किसको दिया? नासिरुद्दीन कुबाचा को। मुल्तान के बाद था लाहौर, और लाहौर पर अधिकार रहा था ऐबक का। किसका रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर आता है गजनी, गजनी का था ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज। फिर आपका गजनी, गजनी हो गया। बंगाल, बंगाल का हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी, जो गोरी का क्या था, सेनापति था। बंगाल पर कौन था? बख्तियार खिलजी। और जहां से गोरी शासन कर रहा था, गौर प्रदेश, और इसका था गियात अल-दीन मोहम्मद। क्या नाम था? गियात अल-दीन मोहम्मद। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस प्रकार से गोरी का साम्राज्य इन 5 भागों में बांट दिया जाता है। मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए अगर मैप मिल जाए तो। ठीक है ना, यह था इनका साम्राज्य। यहां लगा देता हूं, देखो यह रहा गौर प्रदेश, यह गजनी रहा। गजनी किसको सौंपा? ताजुद्दीन यलदौज को। यहाँ पे था लाहौर, लाहौर पे था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुल्तान पे था नासिरुद्दीन कुबाचा। और इधर है बंगाल, बंगाल का कौन था? आपका बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। देखो इनको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे तो याद रह जाएंगे ये, ऐसे तो ये कंफ्यूज करेंगे। आप देखो मुल्तान को याद रखना एम के से, मुल्तान एम के, है ना। कोई का नाम मान लो मुकेश हो तो शॉर्ट में हम लिखते हैं एम के, मुकेश को मारो तो एम के लिखते हैं, तो एम के याद रखोगे। मुल्तान कुबाचा। लाहौर वाला आराम से याद रह जाएगा क्योंकि ऐबक ने लाहौर को क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। गजनी वाला आप याद रखोगे जीटी। गौरव टावर कहाँ है? अजमेर में, जीटी, है ना। गौरव टावर जिसे बोलते हैं जीटी, कहाँ है? अजमेर, सॉरी आपके जयपुर में। तो गजनी ताजुद्दीन, जी से गजनी, टी से ताजुद्दीन। बंगाल वाला बीबी, ये बीबी तो सबको याद रह जाएगा, है ना। सारा झमेला ही बीबी का ही है ना, बी। और गौर प्रदेश का आप इसको याद कर लोगे, बीबी याद करोगे तो जीजी को याद रखना ही पड़ेगा, है ना। इसको जीजी, गौर प्रदेश गियात अल-दीन, जीजी बड़ी बहन को बोलते हैं ना, जीजी, है ना। तो इसको जीजी से याद कर लोगे। मुल्तान एम के से नासिर, मुल्तान कुबाचा एम के। लाहौर वाला याद रह जाएगा ऐबक। उसके बाद जीटी गयासुद्दीन तुगलक, मैंने तो ऐसे याद रखा है, जीटी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक गजनी से। और बीबी वाला बंगाल बख्तियार खिलजी, और जीजी वाला गियात गौर प्रदेश, गियात अल-दीन मोहम्मद, जो कहाँ का था? गौर प्रदेश का था। अब हम चलते हैं यहाँ पे दिल्ली पर। सबसे पहले
आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले देख लेते हैं दिल्ली पर जो 5 राजवंश है वो और लिख देता हूं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर के आपका 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और इस 1206 से लेकर के 1526 के इस अवधि के अंदर टोटल 5 राजवंशों ने दिल्ली पर क्या किया था? शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंश। 5 राजवंश कौन कौन से थे? पहला है मामलुक वंश। देखो अब कई किताबों में गुलाम वंश लिखा जाता है और गुलाम वंश हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको गुलाम वंश नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, ये मामलुक वंश पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे मामलुक वंश। पहला कौन सा वंश आता है? मामलुक वंश। और मामलुक वंश ने जो शासन किया था वो किया था 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। इस दौरान किसने शासन किया था? मामलुक वंश ने। दूसरा आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी तक। खिलजी के बाद आता है आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलकों ने शासन किया था ना, तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर के 1414 तक। उसके बाद है सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश ने शासन किया था 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। और बाद में आता है आपका सबसे लास्ट में था लोधी वंश, लोधी वंश। और लोधी वंश ने शासन किया था 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। सैयद वंश की बात करें तो एकमात्र शिया राजवंश था, एकमात्र शिया राजवंश, शिया राजवंश है ना। मुस्लिमों की 2 शाखाएं होती है, एक शिया और एक सुन्नी। बाकी शासक सुन्नी राजवंश थे, लेकिन सैयद वंश जो था वो एकमात्र क्या था? शिया राजवंश। लोधी वंश की बात करें तो प्रथम अफगान वंश, प्रथम अफगान वंश था ये, अफगान वंश। तुर्क सिर्फ 3 ही थे, है ना। ये किस वंश से थे? ये तुर्क वंश से थे, तुर्क वंश के थे। कौन? मामलुक, खिलजी और तुगलक। सैयद शिया वंश के थे, हालांकि थे मुसलमानी, लेकिन ना जो शिया सुन्नी वर्ग के जो थे ना वो यही थे। बाद में एक शिया राजवंश वाला सैयद वंश और लोधी वंश है जो प्रथम अफगान राजवंश है। ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या क्या हमने आज पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार फिर। दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली के प्राचीन नाम देखे, चौहान काल, पालम बाउल अभिलेख, सरबन अभिलेख हमने देखा। उसके बाद सल्तनत का क्या अर्थ होता है वो चीज हमने देखी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है वो देखी, यानी इतिहासकारों ने क्या कहा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा वो चीज हमने देखी। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना वो चीज देखी। फिर ये युद्ध देखे, यानी गजनी जो आपका गौरी था उनके सेनापति ने, गौरी ने मिलकर के भारत में किन किन राजवंशों को हराया था वो सारी चीजें देखी। उसके बाद गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 5 भागों में बंट जाता है, जिसको हमने मैप से भी देखा है। ये उस समय का भारत का क्या था? मैप था। और उसमें हमने देखा कि कौन से प्रदेश कहाँ पे स्थित था, वो हमने मैप के माध्यम से भी देखा था। और इनको हमने याद करने की कोशिश करी थी। जैसे जीटी को गयासुद्दीन तुगलक, आपका जीटी का मतलब हो गया गजनी, ताजुद्दीन यलदौज, एमके का मतलब हो गया मुल्तान नासिरुद्दीन कोबाचा, जीजी का मतलब हो गया गौर प्रदेश गियात अल-दीन, बीबी का मतलब हो गया बंगाल बख्तियार खिलजी, और लाहौर वाला याद रह जाएगा, है ना। और इस प्रकार दिल्ली पे ये 5 राजवंश देखेंगे।